हेलो, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी एंड दिस इज़ बज़ की एक और धुआंधार धमाकेदार एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। यूँ तो मैं खुद ही कहता हूँ कि हमारी एपिसोड धुआंधार और धमाकेदार है, लेकिन थैंक यू, आपके कमेंट से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत हौसला मिलता है और बहुत खुशी होती है, क्योंकि आप लोग भी जिस तरह से हमें प्यार भेजते हैं, जिस तरह से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से अपने क्वेश्चंस भेजते हैं, जिस तरह से अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं, उससे मुझे एहसास होता है कि माशाल्लाह आप बज़ को इतना शिद्दत से पसंद करते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता चलूँ, अगले आने वाले हफ्तों में बज़ जो कंटेंट आपके लिए क्रिएट करेगा, वो आपको यकीनन कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। तो अपनी दिल की धड़कनों को थाम के रखिएगा, क्योंकि जैसे हम आपको आजकल बज़ की हर एपिसोड में बता रहे हैं, बहुत जल्द तमाशा सीज़न 5 शुरू होने जा रहा है। और तमाशा सीज़न 5 की जो भी हाइलाइट्स होंगी, जो भी कंटेस्टेंट्स होंगे, जो भी तमाशा से रिलेटेड आप सारी मज़ेदार ख़बरें, सनसनीखेज़ ख़बरें सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, वो आपको इंशाल्लाह बज़ के थ्रू मिलेंगी। तो हमारा और आपका साथ इंशाल्लाह आगे और स्ट्रॉन्गली जुड़ा हुआ रहना चाहिए। बात करते हैं ड्रामों की। इस हफ्ते सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा डॉक्टर बहू की, एंड अ ह्यूज शाउट आउट टू द एंटायर टीम। बट सबसे बड़ी शाउट आउट मैं देना चाहूँगा सबा हमीद साहबा को। मेरे ख्याल में इन 2 एपिसोड्स में जो उन्होंने परफॉर्मेंस डिलीवर कर दी है, एज अ व्यूअर, as a fan, I feel richer because we are so blessed to have somebody like him amidst us। मेरे ख्याल में हमारे जो लेजेंडरी एक्टर्स हैं, सारे एक्टर्स बहुत बाकमाल काम कर रहे हैं, लेकिन सबा हमीद साहिबा एक ऐसा टैलेंट हैं, उनको हम जिस भी ड्रामे में देखते हैं, और आजकल हम उनको बस तेरा साथ हूँ में भी देख रहे हैं साइमल्टेनियसली, हमेशा वो स्क्रीन के ऊपर छा जाती हैं और हर किरदार को इतना खूबसूरती के साथ निभाती हैं कि देखने वाले को ऐसा लगता है कि जो इमोशन वो पोर्ट्रे कर रही हैं, वो सिर्फ एक्ट आउट नहीं कर रही, वो इमोशन उन्होंने पहले अपने अंदर अब्जॉर्ब किया है, उसको प्रोसेस किया है और फिर वो एक्सप्रेस कर रही हैं। आई थिंक दिस इज़ अ ब्यूटीफुल क्वालिटी इन हर। और डॉक्टर बहू की ये जो पिछले हफ्ते की 2 एपिसोड्स थी, जिस तरह से लोगों ने भी उनको पसंद किया और जिस सेंसिटिविटी के साथ महरीन जब्बार और सनम मेहदी ने जैसे ये किरदार को लिखा, इसकी कहानी को लिखा, और जिस तरह से महरीन जब्बार ने इसको पोर्ट्रे किया स्क्रीन के ऊपर, kudos टू द एंटायर टीम। और इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने ये पूरी डिस्कशन पिछला पूरा हफ्ता होते हुए देखी व्यूअर्स की जानिब से कि बहुत सारी ख़वातीन हैं जो इस तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में जकड़ी हुई हैं और वो बाहर नहीं आ पा रही, और हर रोज़ इसी तरह के नार्सिसिस्टिक इन मर्दों के साथ, जैसा कि शाहनवाज़ के किरदार को दिखाया गया है, वो रोज़ अपना गुजारा कर रही हैं और बड़ी मुश्किलों से गुजारा कर रही हैं। आई एम सो ग्लैड कि हमारे ड्रामे इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं, ताकि बहुत सारी ख़वातीन घरों में जो इस तरह के प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, इस तरह के चैलेंजेस से गुजर रही हैं, उनको इस बात का पहले तो अंदाज़ा हो कि ये प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि हम डायग्नोज भी नहीं कर पाते अक्सर वो सारे इश्यूज़ को जो हमें सराउंड किए हुए होते हैं। सो ये एक बहुत बड़ी सर्विस है मेरे ख्याल में डॉक्टर बहू की जानिब से, और जिस खूबसूरती के साथ कहानी अब आगे बढ़ रही है, मुझे पता चला है कि इसकी अब कुछ ही एक साथ रह गई हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि जैसे आपको भी अंदाज़ा हो ही गया होगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले हफ्तों में भी डॉक्टर बहू की जो कहानी है और जो पूरी टीम है वो हमें इसी तरह अपने से जुड़ा रखेगी। डॉक्टर बहू के अलावा जैसे हम देख रहे हैं बस तेरा साथ हो में अनसा ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए, और ये पहली बार हो रहा है एक ड्रामे में कि जब किसी किरदार ने अपने रंग दिखाने शुरू किए तो हमें खुशी हो रही है, हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, ना कि कंप्लेन कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि अनसा जिस तरह से अनस को सपोर्ट कर रही है, और साथ साथ अनस भी अब आहिस्ता आहिस्ता अपने उस शेल से बाहर आ रहा है और वो भी आहिस्ता आहिस्ता स्टैंड लेना शुरू हो गया है। पिछले हफ्ते मैंने थोड़ी सी कंप्लेन नहीं की थी, आप लोगों से सवाल पूछा था कि क्या अनस का इस तरह से बिल्कुल स्टैंड ना लेना या किसी भी चीज़ को टैकल ना करना अनोइंग हो रहा है या नहीं, और आप में से बहुत सारे लोगों ने रीच आउट किया, कमेंट किया और बताया कि आपको अभी तक अनस इतना अनोइंग नहीं लगा। कुछ लोगों को लगा भी, लेकिन ज़्यादातर की यही उम्मीद थी कि आने वाली जो किस्तें हैं उसमें अनसा उसको एक सपोर्ट सिस्टम की तरह उसको उसके हॉल में से बाहर निकालेगी और उसको वो ताकत और हिम्मत देगी जिसकी बदौलत वो इन सारे चैलेंजेस का सामना कर पाएगा। एक शाउट आउट मैं देना चाहूँगा फरहान ताहिर साहब को। पिछले हफ्ते भी मैंने उनकी तारीफ़ की, इस हफ्ते मैं दोबारा तारीफ़ करूँगा। यूँ तो उनका किरदार एक नेगेटिव किरदार है या ग्रे कैरेक्टर है, लेकिन उनके कुछ सीन्स
अनइंटेंशनली इतने फ़नी होते हैं, इतने एंटरटेनिंग होते हैं कि बंदा उसको एंजॉय किए बगैर रह नहीं सकता। इस एपिसोड में भी 2 उनके ऐसे सीन्स थे। एक उनका रेस्टोरेंट में सीन था जहाँ पे वो अपनी बेटी को देखते हैं, वो जो डेट मारने वहाँ पे आई हुई होती है, वो दूसरी लड़कियों के बारे में कमेंट कर रहे होते हैं कि उनको क्यों नहीं समझ में आता, लड़के उनको बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, और फिर टर्न्स आउट कि जिन लड़कियों की वो बात कर रहे हैं उनकी बेटी भी वैसी ही एक लड़की है। तो एक्सप्रेशंस ऑन फरहान ताहिर साहब्स फेस एज मुरसलीन वंडरफुल। और उसके बाद वो जो एक सीन था जहाँ पे मुरसलीन गन निकाल लेता है और ज़बरदस्ती अनस को फोर्स करता है कि वो डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर दे, तो मुझे वो बहुत हिलेरियस लगा इतनी सीरियस सिचुएशन में जब वो गन निकालते हैं और दादा की वहाँ से आवाज़ आती है कि नहीं नहीं तुम अनस को कुछ मत कहना। तो कहते हैं आपका पोता हज़ारों साल जिए, मैं उसको नहीं, मैं तो खुद को गोली मारने लगा। अगेन फरहान ताहिर साहब आई थिंक हैज़ नेल्ड मुरसलीन्स कैरेक्टर, ही इज़ डूइंग सच अ फैंटास्टिक जॉब। एंड ऑफ कोर्स फरहान सईद एज अनस, सच अ चार्मिंग गाय। अदरवाइज़ फरहान सईद हमने उनको इतने सारे किरदारों में देखा, लेकिन अनस का किरदार भी उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ निभाया है। और बस तेरा साथों को भी लेके ऑडियंस की तरफ से भी और क्रिटिक्स की तरफ से भी एक अच्छी एक्सपेक्टेशंस, अच्छी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। कासिम अली मुरीद बहुत खूबसूरती के साथ डायरेक्ट कर रहे हैं और मरहुमा सायरा रज़ा ने जो कहानी लिखी है वो भी बहुत मज़ेदार है। फाइनली मिर्ज़ा की हीर, एक बड़ा ट्विस्ट आया, निदा और जोजी की वफ़ात हो गई और हमने देखा कि अब अगले एपिसोड के प्रोमो में ऐसा लग रहा है कि मेरे बहुत ही फेवरेट बब्बू भाई को जेल में जकड़ दिया जाएगा। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और इन सारे सवालात का जवाब लेने के लिए हमने आज दावत दी है उस एक्टर को जो बब्बू भाई का ये किरदार प्ले कर रहे हैं। जो लोग मेरे व्यूज़ या रिव्यूज़ सुनते आ रहे हैं मिर्ज़ा की हीर के, उनको बड़ा बखूबी अंदाज़ा होगा कि बब्बू भाई इस वक्त मेरे बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर हैं। तो आज ख़वातीनो हज़रात, जिस अदाकार से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ, आपको अंदाज़ा होगा कि क्विकली वो मेरे फेवरेट एक्टर्स की लिस्ट में शुमार उनका होने जा रहा है। तो ख़वातीनो हज़रात, बस पे आ रहे हैं तकी अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक, आप सुनाओ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, सच अ प्लेजर टू हैव यू। प्लीज़ हैव अ सीट। मैंने आपसे इतनी सारी बातें करनी हैं और ये जो आप एज अ लॉयर बब्बू भाई, जो पूरी दुनिया इस वक्त चाहती है कि वो उनके केसेस आप लड़ें, उस पर मैंने बात करनी है। लेकिन पहले मुझे बताएं आपके पैर को क्या हुआ है? आप इतनी मुश्किल से चलते चलते आए हैं। जी एक्चुअली हाइकिंग का शौक है, ट्रैकिंग करता हूँ, माउंटेनिंग करता हूँ और बस ट्रेनिंग कर रहा था अपनी बेटी के साथ। 4 किलोमीटर हम लोग रन कर चुके थे और मैंने कहा यार ज़रा 5 किलोमीटर ज़रा सा और ज़रा स्ट्रेच कर लेते हैं इसको। अब हुआ ये था कि मेरी बेटी साथ साथ थी, वो बेचारी गिर गई, तो मैंने उसको उठाया, बेटा चलो उठो उठो शाबाश। वो तो यहाँ थोड़ी चोट लगी हुई थी उसको, मैंने कहा बेटा ये ना अब आपको और स्ट्रॉन्ग करेगा। तो ज़रा सा आगे गए, एक थोड़ा सा ऊंची जगह थी, मैंने जंप मारी, नीचे ईंट थी, मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया। तो अब जब मैं खड़ा हुआ हूँ ना, तो फिर मेरी बेटी कह रही है कम ऑन बाबा, शाबाश शाबाश, चलो चलो स्ट्रॉन्ग करेगा। और अब मैं हिल ही ना पाऊँ वहाँ से, मैं खड़ा हूँ, मेरा पैर ही ना उठे। मैंने कहा बेटा आ रहा हूँ आ रहा हूँ। मैं थोड़ी देर बैठ गया, वो आगे चली गई, फिर पीछे आई, चलो बाबा क्या हुआ? बेटा बेटा आ रहा हूँ। आप समझ नहीं पा रहे हो क्या गया मेरे साथ। तो कहीं आप 1 किलोमीटर और भागे तो नहीं टूटे हुए पैर? फिर हो ही नहीं सकता था ना, फिर तो फिर किस मुश्किल से फिर घर गए और फिर ये अभी कल ही हुआ है? हाँ बिल्कुल रिसेंटली हुआ है। अरे जी, अब ये 1 हफ्ते में सही हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें, ट्रैकिंग ऑन शेड्यूल है? ट्रैकिंग ऑन शेड्यूल है इंशाल्लाह, 1 अगस्त को जाना है। ग्रुप डिसाइड हुआ है, टीम रेडी है, लेकिन बस ये पैर थोड़ा सा ठीक हो आपको देख के मुझे अंदाजा हो गया आप एक पैशनेट जुनूनी आदमी हैं, आप कर लेंगे। लोग इसको थोड़ा सा पागल भी कहते हैं लेकिन मैं नहीं कहूँगा यार तकीबन, मैं आज हम पहले दिन मिले, मैं आपको ऐसे कैसे कह सकता? इत्तेफाक हाँ, पहले दिन दूसरी तीसरी मुलाकात में कह लीजिएगा। इत्तेफाक से ये तीसरी मरतबा ये मेरे इसी साथ, पैर को हुआ है? इस पैर को नहीं, कभी इसको। जब आप उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो, तकी भाई आप ट्रैकिंग नहीं कर पा रहे तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? नहीं जरूर सवाल ये पैदा होता है। हाँ कभी, हाँ इससे आप नहीं कर पा रहे ट्रैकिंग, आप क्यों मजे देंगे? आप देखिए वो कहते हैं ना कि गिरते हैं शहसवार। अब जब बंदा जब बैठा ही रहेगा तो फिर वो थोड़ी गिरेगा, भागने दौड़ने वाला ही गिरेगा ना, जो अब आप चढ़ेंगे जब पहाड़ों पे तो ही टेल मी गिरेगा। समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो हम लोग राकापोशी के बेस कैंप तक बेस कैंप तक गए थे, हाँ, ट्रैक करके। और आई कैन इमेजिन एंड अंडरस्टैंड कि ये कितना मुश्किल और चैलेंजिंग काम है और ये हर बंदा कर भी नहीं सकता और ये बड़ा स्पेशलाइज्ड काम है, लोग इसको शायद आसान समझते हैं। आपको ये शौक आया कैसे? ये राकापोशी के बेस कैंप की आपने बात की, नागा पर्वत जी, के जी। बेस कैंप पे अभी हम लोग
जो है जनवरी में गए थे। मैं अपनी बेटी जनवरी में गए थे बेटी के साथ और वहाँ टेम्परेचर था -20। तो अभी हम लोग अपनी कुछ इस तरह से हम लोग चीज़ें करते रहते हैं, तो ये भी हम कर चुके हैं। नहीं तो ये आपको शौक कैसे हुआ, क्या बचपन से था, क्या था? अगर आप इन डिटेल पूछे ना तो बेसिकली तो मैं अपनी बेटी को कोई एक्टिविटी देना चाहता था और जो कि रेगुलरली मैं उसके साथ करता रहूं। अब ये आप एक गोल फिक्स करें और फिर उसके साथ बच्चे को ट्रेन करें, तो मेरे माइंड में तो ये बेटी के लिए किया अपनी एग्जैक्टली मैंने नहीं उससे बेटी से पहले नहीं किया था। मैंने अपनी बेटी से अच्छा। पहले माउंटेनिंग इससे पहले नहीं की थी। ये इसी के साथ मैंने स्टार्ट की, इसी के साथ अपने आप को ट्रेन करना शुरू किया था। तो ये बड़ी इंस्पिरेशनल बात है। जी, इसको मोबाइल से हटाना किसी तरह से, ये सबसे पहला फोकस तो मेरा ये था, किसी तरह से ये गैजेट से हट जाए, बाहर निकले। तो फिर करना क्या था, अब बच्चा बाहर कितना ही निकले तो फिर अपने साथ इसको लेके निकलूं, अपने साथ भगाऊं दौड़ाऊं और फिर चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाना, चीज़ों को लार्जर देन लाइफ बनाना कि किस तरह से कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब जितनी वो चीज़ बड़ी हो या ना हो, आप जो चाहें ना बच्चे को उस तरह से उसका माइंड जो है उस तरह से वो कहते हैं ना ब्रेन वॉश कर सकते हैं, तो वो उस तरह से लेके चला हूँ मैं चीज़ों को। और ये तकी भाई कराची में तो पहाड़ है नहीं, तो आर यू बेस्ड आउट ऑफ कराची या नहीं, हम कराची के ही रहने वाले हैं। यहाँ से आप फिर ट्रैवल हम हाँ, इसीलिए हमारे लिए ये 0 एल्टीट्यूड से 4500 एल्टीट्यूड पे जाना ये हमारे लिए थोड़ा सा और एक्लेमेटाइज भी होना होता है और सारी चीज़ें आप अपने आप को फिजिकली और स्टेमिना वाइज तो कर सकते हो, लेकिन ये जो एलिवेशन है यहाँ इस चीज़ को आप कैसे कवर करोगे, तो फिर ये आप और अल्लाह का शुक्र है कि पता नहीं क्या नेचुरली हम दोनों थोड़े मैं सिगरेट नहीं पीता, तो थोड़ी बॉडी इस तरह से वो स्ट्रांग है। एंड हाउ ओल्ड, इफ यू डोंट माइंड टेलिंग अस, हाउ ओल्ड इज योर डॉटर? शी इज 9 years राइट नाउ, और जब उसने टाइगर पीक को सबमिट किया था तो वो 8 years की थी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जेन्युइनली। और उससे पहले जब वो गई थी एक और ट्रैक पे 13,000 फीट पे, तो वो 7 years की थी। माशाल्लाह। तो नागा पर्वत वाला वो 9 की हो चुकी थी। अभी जनवरी में गए थे ना, तो वो 9 की हो चुकी थी। बहुत ही कम मेरे ख्याल में ऐसे बच्चे होंगे इतने कम उम्र जो नहीं, ये पाकिस्तान, ये तो हमारे यहाँ तो ये इस चीज़ को इस तरह से प्रमोट नहीं किया जाता। नहीं किया यहाँ पे तो शी इज़ द यंगेस्ट इन पाकिस्तान। वेरी वेरी इंस्पिरेशनल एंड गुड ऑन यू कि आप माशाल्लाह अपनी बेटी की इस तरह से आप ब्रिंगिंग कर रहे हैं। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल और माई लव एंड सैल्यूट टू ऑल द फादर्स जो कि स्पेशली अपनी बेटियों के साथ मिलके इतने अच्छी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और उनके लिए इतना करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मेरे दिल से बहुत सारी दुआ आपके लिए और आपकी बेटी के लिए। अल्लाह आप दोनों को बहुत कामयाब करे, खुश रखे और ऐसी चोटों से बचा के रखे। आमीन आमीन। ये तो इसका हिस्सा है, इसको तो लेके मैं कभी अपनी माइंड पे लिया ही नहीं। अभी भी मैं ये सोच रहा हूँ कि जो हालांकि रियलिस्टिक होके सोचे तो ये हो नहीं पाएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि नहीं इंशाल्लाह हो जाएगा। तो तकी भाई, अबाउट योर जर्नी एज एन एक्टर, नापा से शुरू हुई, बल्कि मुझे आज पता चला कि आपका एक कनेक्शन ARY के साथ है, सबसे पुराना कनेक्शन। जरा उसके बारे में बताएं। ARY का एक शो शुरू हुआ था, नचले, बिल्कुल डांस रियलिटी शो था, तो उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। मैंने एक कमर्शियल किया हुआ था, तो वहाँ से इन लोगों ने मुझे पिक किया था। और फिर हालांकि मुझे डांस करना आता नहीं, मैंने पहली कॉल पे मैंने मना कर दिया, मुझे तो आता ही नहीं डांस, नहीं हो सकेगा। नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं हमने सारे नॉन डांसर्स ही रखे हैं, आप आ जाएं। अच्छा, तो फिर आ गए और फिर वो वही वाली बात है ना कि जुनूनी होना, तो फिर मेहनत की और फाइनल तक गए। यार वाह यार, कमाल बात है। और उस दिन के बाद से फिर दोबारा डांस नहीं किया और फिर छोड़ दे, मतलब सिर्फ इसके लिए किया और फिर छोड़ दे। नहीं तो शादियों वादियों पे अब कोई होता नहीं कि यार तकी भाई गाना जबरदस्त बज रहा है। नहीं, वो वाला शौक ही नहीं है, बस इसी के लिए किया और बस अब तो ये हो गया। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि मतलब फाइनल तक आप पहुंचे। फाइनल तक पहुंच गया। हालांकि ये मैं वो बंदा था जिसको जरा सा हल्का सा भी हिलना जुलना नहीं आता। तो कैसे आपने सीखा? मेहनत करके। आप मेहनत करके सब कुछ कर सकते हैं ना। और वो फिर ये होता था कि ये 2 घंटे का टाइम देते थे, फ्लोर देते थे कि 2 घंटे के लिए आप प्रैक्टिस करें। मैं उसको 6 घंटे तक करता था। मैं जाता, वो कहते थे फ्लोर खाली कर रहे हैं, मैंने कहा नहीं कर रहे हम, लगे हुए मेहनत से फिर सब कुछ हो सकता है। अगेन बहुत कम लोग होते हैं कि जो कि इतना स्ट्रांगली फील करें चीज़ों के बारे में, और ये इंडस्ट्री ऐसी है, ये फील्ड ऐसी है कि यहाँ पे तो पैशन ही सब कुछ है। पैशन ही है, क्योंकि पैशन के बगैर तो आप मेरे ख्याल में टैलेंटेड भी हों, सब कुछ हों,
इतने चैलेंजेस आते हैं, इतने रोड ब्लॉक्स आते हैं कि मैं अक्सर देखता हूँ कि बहुत सारे लोग डिसहार्टन भी हो जाते हैं। एग्जैक्टली गिव अप। आप पे भी बीच में एक ऐसा फेज आया था शुरू में आपको, फिर आपने ये रियलिटी शो किया, उसके बाद आपने कुछ ड्रामे किए, काम किया, लेकिन फिर आपने ब्रेक भी ली। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैंने ब्रेक नहीं ली बेसिकली। मैंने ड्रामे हमारे इतने ज़्यादा ड्राइंग रूम बेस्ड बनना शुरू हो गए थे कि मैंने सोचा नहीं यार फिल्म्स करेंगे, और फिल्म्स नई नई कराची में बनना शुरू हुई थी। मैंने कहा यार इसको छोड़ो, फिल्म्स करेंगे, और फिर मैंने फिल्म्स करना शुरू की। और बीच में ये हुआ था कि टाइम चेंज हुआ था, नई लॉट बहुत ज़्यादा एंटर हो गई थी, एक्टिंग का फॉर्मेट चेंज हुआ था, एक्टिंग रियलिस्टिक होना शुरू हो गई थी। उससे पहले थोड़ी सी ज़्यादा ड्रामेटाइज हो एक्टिंग चल रही थी, और जब वो रियलिस्टिक हुई तो हम वो वाले लोग हैं जो पीटीवी और आज के दौर के ना बीच में आके फंस गए। तो मेरी लॉट के मैंने नेपा से किया था, तो उस लॉट में एक भी एक्टर इस वक्त फील्ड में नहीं है। कहाँ गए सब? वो सब कोई और काम करना शुरू हो गए, उसमें से डिस्करेज हो गए। हाँ, उसमें से 2 मेरे ख्याल राइटर बन गए, और बाकी सब कुछ और करना शुरू हो गए। वो बिल्कुल ही कोई कांटेक्ट में नहीं है। और ये नापा की जो आपने बात की, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब आपकी फैमिली को पता चला कि आप मॉडलिंग, एक्टिंग ये सब कुछ करना चाहते हैं, तो उन्होंने खुद आपको नापा में डाला। जी यार ये बड़े मजे की बात है, ये मुझे जरा बताइए। मैंने ओ लेवल्स किया था, उसके बाद उन्होंने कहा यार बेटा देखो, अगर यही करना चाहते हो ना तो जाहिल रहने से बेहतर है कि हमने देखा है एक प्रॉपर इसकी पढ़ाई हो रही है, तो आप ना यहीं चले ओ लेवल्स के बाद? ओ लेवल्स के बाद, हाँ। तो फिर मैं डायरेक्ट वहीं चला गया, और फिर मैंने वहाँ, अच्छा फिर लगा था कि यहाँ पे क्या ही पढ़ना होगा, लेकिन लिटरली ओ लेवल तक भी मुझे जितना नहीं पढ़ना पड़ा था वो वहाँ पे। और फिर वो सामने खड़े हुए राहत काज़मी, और फिर सामने खड़े हुए तलत हुसैन, और फिर ज़िया मुहीद्दीन, इतने बड़े बड़े जाइंट्स के सामने। अच्छा, जाइंट्स मैं क्यों कह रहा हूँ कि इनका ऑरा इतना स्ट्रांग होता था, लगता था ये कौन आ रहा है, ये कौन आ रहा है। और फिर इनके सामने तो फिर अच्छा पढ़ो, अच्छा फिर बैठ के फिर वो थिएटर आर्ट्स में, और फिर ये वाली थिएटर की हिस्ट्री, ये इतनी मोटी मोटी बुक्स, अच्छा फिर पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ाई ने पीछा छोड़ा नहीं। तकी भाई, दिस वाज अ व्हाइल अगो नापा जब आपने किया, और इसको काफ़ी टाइम हो गया। तो अगर मैं आपकी जर्नी पे एक नज़र डालूं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो रिकग्निशन आपको शेर के बाद मिली है, शायद वो पहले नहीं मिल रही थी। और ऑब्वियसली अब जो बब्बू भाई को जो एक प्यार मिल रहा है, बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं मिर्ज़ा की हीर का हीरो ही बब्बू भाई हैं, बब्बू भाई हीरो हैं मेन। तो ये रिकग्निशन को मिलने में इतने साल क्यों लगे आपकी असेसमेंट में? क्योंकि एक नापा ट्रेंड एक्टर, वैसे ही नापा ट्रेंड एक्टर्स कम है हमारे पास, हाँ। और जो सब जो हैं नापा ट्रेंड, दे आर ऑल वेरी वेरी गुड एक्टर्स, क्योंकि जैसे आपने कहा कि उनकी ट्रेनिंग बहुत बड़े बड़े लोगों ने की है और बहुत प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है। सो व्हाई डिड इट टेक यू सो लॉन्ग? देखें, गुड एक्टर होना और सेलिंग फेस होना, ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। बड़े गुड लुकिंग आदमी, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, लेकिन अब ये थी तो आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, कोई और बोल रहा है, लेकिन ये तो फिर पब्लिक डिसाइड करेगी ना। तो अगर आपने कहा कि हीरो आप ही हैं, सही है, तो ये चीज़ डिसाइड करनी है पब्लिक ने कि हीरो अली रज़ा है या हीरो तकी है। तो पब्लिक ने डिसाइड किया कि नहीं भाई ये हीरो है, और इसकी जैसे कि आपको पता ही होगा कि इसकी मार्केटिंग टीम होती है, सारी चीज़ें वो देखते हैं कि भाई ये वाला फेस अगर आप हीरो हीरोइन पे रखेंगे तो हम आपका ड्रामा बेच सकते हैं, वरना हम आपका ड्रामा बेच ही नहीं सकते। तो इस तरह से भी फॉर्मेट्स वगैरह सारे चेंज हुए हैं। सो जो चीज़ जब मिलनी होती है शायद वो उसी वक्त मिलती है, और इसके लिए मैं कभी भी डिसहार्ट नहीं हुआ हूँ। और मैं जिस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ों में लगा रहता हूँ, तो मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये जर्नी कब यहाँ तक मुझे लेके आ गई। मतलब शुरू में ऐसा होता था, जब मुझे इंटरव्यूज़ के लोग बुलाते थे तो मैं बोलता था यार मैं जाके क्या ही बोलूँगा, मैंने किया ही क्या है। अब मुझे फ़ील होता है हाँ अब कुछ कर लिया है, तो अब मैं इंटरव्यूज़ वगैरह दे सकता हूँ। नहीं, आपने 5 के करीब फिल्में की हैं यार। हाँ। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ नहीं किया है। ठीक है, वो अलग बात है, आप शायद समझते हैं कि वो आपके मेयार के मुताबिक नहीं थी। आपने खुद कहा बकौल आपके, मैं नहीं वो दोहराऊंगा, लेकिन काम तो आप कर रहे हैं। नहीं, हाँ एग्जैक्टली ना, मुझे फिर सोचने का टाइम ही नहीं मिला कि वो रिकग्निशन मुझे मिली या मुझे नहीं मिली। मैं अपने हिसाब से तो मैं कभी घर बैठा ही नहीं, मुझे अल्लाह ने कभी घर बिठाया ही नहीं, कभी मेरी जेब खाली हुई नहीं। मतलब पैसे में कमाता रहा, काम मुझे मिलता रहा, तो ये सब कुछ चलता रहा। हमारी इंडस्ट्री क्या अनफेयर है? बिल्कुल भी नहीं है। और अब तो मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा पावर आ ही गई है आवाम के पास। अब तो आवाम ने ही बताना है कि कौन हीरो है, कौन हीरो नहीं है। तो मैं एक मिसाल दूँ आपको, अभी जो एपिसोड चला है मिर्ज़ा की हीर का, जिसमें जोजी
मर गया और है। सही है? जोजी और दिंदा मर गए। जोजी और हाँ, अब वो एपिसोड आप उठा के देखें, जब मैंने वो एपिसोड देखा तो उसमें एक सीन आया है जोजी की माँ का। जी, 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 ठीक है, जोजी की माँ रो रही है। मैंने कहा यार, और मैं उन खातून को नहीं जानता, उनका नाम भी नहीं जानता, मैंने पहले कभी देखा भी नहीं। तो वो मैंने उनका सीन देख के बोला वाह यार क्या एक्टिंग की है। मैंने जब कमेंट्स खोले तो हर नीचे तीसरे चौथे बंदे ने कि जोजी की मदर की परफॉर्मेंस, जोजी की मदर की परफॉर्मेंस। तो अब जो रियल टैलेंट है वो अब रुक ही नहीं सकता। ख्वातीन और हज़रात, तकी अभी यहीं मौजूद हैं, कहीं नहीं जा रहे। आप भी कहीं मत जाइएगा, आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख्वातीन और हज़रात, हमारे साथ मौजूद है अल मारूफ भब्बू भाई। जी तकी, क्या काम इस इंडस्ट्री में ढूंढना पड़ता है, आपको खुद जाके प्रोड्यूसर्स को अप्रोच करना पड़ता है, या जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनको खुद ब खुद रास्ते उनके लिए बनना शुरू हो जाते हैं? आपकी क्या रही है जर्नी? मैंने एहसन सर से कहा था कि हमने जब शेयर किया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि यार आपने मुझे बीच उसके बाद वाले ड्रामे में मुझे क्यों नहीं कास्ट किया। कह रहा है बेटा, आँख ओझल पहाड़ ओझल। सही है, अगर आप सामने नहीं हो शरपसंद की बात हो रही है। हाँ हाँ, अगर आप सामने नहीं हो, मेरे सामने नहीं आ रहे, तो फिर मेरे सामने तो इतनी बड़ी लॉट खड़ी है, इतना सारा, कोई 500 लड़का तो इस फील्ड में है ही कम से कम। तो इत्तेफाक से फिर इस ड्रामे के ऊपर ये हुआ था, मैंने मैसेज किया था उनको कि यार आपके पैर की चोट कैसी है, इस तरह से मेरी बात चल रही थी। फ़ोन आ गया मुझे, और आदिल सूरी से भी मेरी बात हो रही थी इस बारे में ना। तो फिर मुझे फ़ोन आ गया एकदम से, और यार आ जाओ यार, तुम कहाँ थे यार, दिमाग में ही नहीं आया। और बस एकदम से ही फिर मैं अगले दिन सेट पे था। तो ये क्यों, हाँ, इतना क्विक हुआ है। और वहाँ पे जाके मैंने कहा कि अच्छा, एक और चीज़, एहसन सर मुझे फ़ोन पे बता रहे थे कि ये कैरेक्टर क्या है। अब फ़ोन में ना बीच में आवाज़ सही से नहीं आ रही थी, तो अब मेरी हिम्मत भी नहीं हो पा रही उनसे बोलने की, सर दोबारा बोलिएगा। तो उन्होंने मुझे पूरी बात बता दी, मेरी समझ में आया कुछ नहीं। मैंने ओके ठीक है। फिर मैंने स्क्रिप्ट मंगवाया, स्क्रिप्ट पढ़ा पूरा, फिर उनके सामने गया, फिर उन्होंने सारी चीज़ें फिर दोबारा से बताई। मैंने कहा अच्छा इस तरह से। फिर उन्होंने खुद ही उसका डिज़ाइन किया। और फिर जो पहला सीन था, वो 7 पेज वाला सीन, वो बड़ा सीन जिससे बब्बू बना था, जो पूरा वो घर वाले बैठे होते हैं, और वो पहला ही सीन था जब मैं सेट पे गया था। और वो पहला ही सीन था। वो पूरी कास्ट आके सामने बैठी हुई, पंचायत पूरी बैठी हुई, और बब्बू भाई बता रहे हैं कि यार ये हुआ है, फिल्म में ये लिखा है, बब्बू मर्द है, बब्बू ये है वो है, वो वाली सारी स्पीच दे रहे हैं। अब कितने लोग ऐसे थे जो मुझसे पहली बार, जिनको मैं देख रहा था, और सब यूं कह रहे थे बब्बू ही है कर तो लोगे ना तुम, कर। ओ मैं कैसे करूंगा अब मैं। हाँ, और बड़े अली ताहिर साहब बैठे हुए हैं, अली ताहिर बैठे हुए हैं, वो सामने नैयर एजाज साहब बैठे हुए हैं, खातून सारे हीरो हीरोइन सब लोग बैठे हुए थे। अच्छा, इसमें फिर आपको ये हो रहा होता है कि सब सोच रहे होंगे कि यार कब तक खड़े रहें हम, कब तक खड़े रहें, करना है सारा इसने ही है, तो आप और डर लग रहा हो। अब मैंने पहली लाइन उस सीन की बोली, जैसे कि ना मैं पहली कोई लाइन बोली, वहाँ पीछे से आवाज़ आई, नहीं ऐसे नहीं। फिर एहसन सर खुद आए, उन्होंने कि एक लाइन किस तरह से होगी, क्या उसकी मूव बनेगी, वो सारी चीज़ें फिर वो टेक्निकली भी बड़ा मुश्किल है। हाँ, वो इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, से कैमरा एग्जैक्टली ऊपर देख के बाद इधर, वो सारी उन्होंने बताई। और फिर वो मेरे ख्याल है उस दिन हमने फिर शायद वही सीन किया था, पूरे दिन में वो वही सीन शूट हुआ। तो बाय द एंड ऑफ इट सारे को एक्टर्स ने बोला फिर यार ये वेल डन। और हाँ, मुझे वहीं से अंदाजा हो गया था ओके कुछ अलग हो गया है, कुछ जिंदगी में ना अब कुछ अलग हुआ है। उस सीन के बाद लाइफ चेंज हुई है? उस सीन के बाद ही हुई है। सही है। शेर को पसंद किया था पब्लिक ने ज्यादा, बब्बू भाई को पसंद किया है क्रिटिक्स ने ज्यादा। हाँ। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है। क्रिटिक्स ने इतना ज़्यादा शेर वाले आहत के छोटे रईस के कैरेक्टर को उस तरह से पसंद नहीं किया था, लेकिन पब्लिक ने बहुत ज़्यादा उसको जो है ना, पब्लिक ने बहुत एंजॉय, क्योंकि वो एक नेगेटिव कैरेक्टर था और एक कॉमेडी थी उसके अंदर, वो कॉमेडी हमने उसके अंदर डाल दी थी। शेर आपको कैसे मिला था एहसन भाई के साथ, क्योंकि आपने बैक टू बैक ये दोनों प्रोजेक्ट्स किए? हाँ, ये शेर मुझे ये आई ड्रीम से कॉल आई थी, एकदम से ही आई ड्रीम से मुझे। और उन्होंने क्या देखा था आपका काम, किस वजह से उनको, या वैसे ही ये मुझे नहीं किस्मत से? हाँ, ये मुझे नहीं पता। मैं इसका भी ऐसे ही था कि मुझे कॉल आती है दिल सूरी की, उन्होंने कहा कि यार इस तरह से एक ड्रामा है हम लोग कर रहे हैं, तो मैंने कहा होगा कोई छोटा मोटा ड्रामा, अच्छा ठीक है। लेकिन जब मैं उसके भी सेट पे जब मैं फर्स्ट डे गया तो उसकी ह्यूज कास्ट उसकी, मैंने कहा ओके। और फिर
वहाँ पे जाके मैंने इसको कहा, मैंने वहाँ पे जाके डायरेक्टर से यही वाली बात की थी कि सर ये इसको हम अगर थोड़ा सा डरपोक बना दें इस कैरेक्टर को, क्योंकि ये शेर इसके भाई को मार रहा है, ये कुछ क्यों नहीं कर रहा, तो क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये थोड़ा सा डरपोक है। तो अब ये एक वन लाइनर पे हमने फिर पूरे कैरेक्टर को जो है डिज़ाइन कर दिया था। अली ताहिर साहब वहाँ पे भी थे, यहाँ पे भी अली ताहिर साहब के साथ आपके अच्छे सीन्स हैं, तो उनकी तरफ से तो कॉन्फिडेंस मिला अली ताहिर के साथ ही वो मेरा उस शेर में वो पहला दिन था, और पहले दिन ही शायद वो रोने का एक हमारा सीन था कि अब्बा मर गए, इस तरह का सीन था। तो वहीं से जो केमिस्ट्री, अच्छा मैंने उनका 3/3 से मैं, तो उसके बाद मैंने उनको जब फर्स्ट टाइम देखा, मैं मतलब मेरे लिए तो वो एक बहुत बड़े ऑनर की बात थी। हम सबके आइकॉन। हाँ एग्जैक्टली, वो जॉनी और वो घुमाता रहता है। तो अब मैं उनसे मिला और सारी हमारी इतनी अच्छी दोस्ती है आज कि हर दूसरे दिन अगर हम मिल भी नहीं रहे थे तो हमारी कोई ना कोई शुगल वगल। आजकल तो मैं उनके साथ ये शुगल कर रहा हूँ कि यार सर आजकल ना आप हैप्पी बहुत लग रहे हैं, आजकल चल क्या रहा है आपकी ज़िंदगी में, आजकल आप बहुत हैप्पी हैं। अच्छा, लेकिन बब्बू का जो कैरेक्टर है, अब जैसे आपने भी कहा कि क्रिटिक्स को भी बड़ा पसंद आया, लेकिन ऑडियंस को भी बहुत बहुत पसंद आ रहा है। आपने जब देखा और जिस सीन का भी आपने जिक्र किया कि उस सीन ने बब्बू को बब्बू बनाया, आपको क्या लगता है इस किरदार की क्या खास बात है, क्या वजह हुई है कि इसने लोगों के साथ इतना कनेक्ट किया है? मैं अपने हिसाब से बताऊं तो मेरे हिसाब से मैंने जो चीज़ चेंज की है कि मैंने इस कैरेक्टर को पूरी तरह से डायरेक्टर के हाथ में छोड़ दिया। मैंने कहा मैं अपना कोई इनपुट नहीं दूंगा, जो आपकी क्योंकि एक्टर अपना भी थोड़ा बहुत डालते रहते हैं। जैसे शेर में आपने मशवरा दिया। एग्जैक्टली यूँ अपना डालते रहते हैं। मैंने कहा नहीं, इसमें जो है ना, जो आप बोलेंगे, जैसे आप बोलेंगे, मैं बिल्कुल वैसे ही लेके चला। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप बस अपने बारे में सोच रहे होते हैं, पूरी जो पिक्चर है ना वो आपको नज़र नहीं आ रही। और ये कहानी भी ऐसी है कि इसमें तो बहुत इंटरट्वाइंड है। हाँ, ये तो 80% तो ये आउटडोर है। इसकी शूट इतनी मुश्किल, मतलब डायरेक्टर का भी यही कहना है और सब एक्टर्स का भी यही कहना है, इतनी मुश्किल शूट आपने आज तक नहीं की थी, क्योंकि ये है थ्रू आउटडोर। कभी यहाँ भागना, कभी वहाँ। आउटडोर में आपको पता है फिर मसले और ज़्यादा हो जाते हैं, सुकून से बैठने की कोई जगह नहीं होती, वो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। मैंने तो मजाकन कहा भी कि मुझे तो सूट से हार्वी स्पेक्टर की कॉल आई, उसने कहा यार मुझे बब्बू भाई का नंबर चाहिए यार, ये बब्बू भाई कैसे फंसा लेते हैं हर किसी को अपने जाल में, इतने ज़बरदस्त वकील हैं ये। तो ये आपने जो ये सारे सीन किए हैं वकालत एज ए वकील, और इतना मतलब आपकी सॉलिड उसमें एक ग्रिप है वकालत के ऊपर, इसकी कोई रिसर्च आपने की थी या ये बस गो विद द फ्लो किया आपने? ये मैं रिसर्च क्या ही होगी, वो ये आप ये समझिए कि मेरा पिछला सारा एक्सपीरियंस और डायरेक्टर की सारी इनपुट, वो सब इसके अंदर मिला के बब्बू भाई को बना लिया। बब्बू भाई बन गए थे। और वो फिर जब भी मैं वो सीन करता था और फिर डायरेक्टर की एप्रिसिएशन, तो मुझे ये अंदाजा होता था यार ये शायद मैं अपनी पूरी लाइफ का एक तरह से निचोड़ जो था ना, हाँ। वो मैं कुछ बेहतरी की तरफ कहानी है। मैं तो जैसे ब्रेकिंग बैड से बेटर कॉल सॉल निकला था ना, उसका स्पिन ऑफ, मैं तो 100% तैयार हूँ अगर मिर्जा की हीर का स्पिन ऑफ निकलता है बब्बू भाई के ऊपर। बब्बू भाई ये मैं आइडिया दे रहा हूँ, मैं कॉपीराइटेड भाई, आज मैं आइडिया दे रहा हूँ, एहसन साहब को भी दे रहा हूँ, आई ड्रीम को भी दे रहा हूँ, ARY को भी दे रहा हूँ, बब्बू भाई का स्पिन ऑफ निकलना चाहिए मिर्जा की हीर से। और ना वेरी सीरियस नोट, लीगल ड्रामा जब हम इंटरनेशनली देखते हैं बहुत पॉपुलर है, बहुत मजे के हमने देखे हैं। ट्रू वाइफ हो गया, सूट्स हो गया, और भी बहुत सारे ऐसी सीरीज हैं जो कि लोगों ने बहुत इन्वेस्ट होकर देखी है। लॉयर्स ऐसे किरदार होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इतना मार्जिन होता है उस स्टोरी लाइन में खेलने का, यू कैन हैव अ न्यू केस इन एवरी न्यू एपिसोड। लेकिन आप ये सोचे ना कि फिर वो वाले स्क्रिप्ट्स कहाँ से लाएंगे आप? क्या आपके पास इतने स्क्रिप्ट राइटर हैं? भाई इतनी इनोवेशन तो अब हमें करनी चाहिए यार, हमें करनी चाहिए। आप उस तरह से एक हमें अगर किरदार मिल, हम फिल्मों में भी तो सीक्वल बनाते हैं, हमने JPNA की, JPNA 2 की, 3 करने जा रहे हैं। हाँ, एक कैरेक्टर मैं वो कह रहा हूँ कि उस स्टोरी का स्क्रिप्ट राइटर और उस तरह से वो इतने ज़्यादा आइडियाज़ भी, आपको तो अंदाज़ा होगा कि वो सारा जो बाहर का हॉलीवुड का सारा काम होता है वो पूरी टीम बैठ के करती है। बिल्कुल ऐसे एक ड्रामे में से एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर अगर निकल रहा है तो उसका स्पिन ऑफ क्यों नहीं बन सकता? हाँ बिल्कुल, आई थिंक बनना चाहिए, जो स्पेशली इफ अ कैरेक्टर इज सो लाइकेबल। एग्जैक्टली तो यार ये अगले एपिसोड के प्रोमो में मैंने अब देखा है कि बब्बू भाई को उन्होंने पकड़ लिया है, और मेरी आंखों में खून उतर आया कि बब्बू भाई को कुट पड़ी है। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, तकी मैं आपको बता रहा हूँ।
बब्बू भाई अब बब्बू भाई अंदर चले गए, बब्बू भाई को कौन बाहर निकालेगा? बब्बू भाई को कौन बाहर निकालेगा? अब ये एक बहुत असली अच्छा सवाल तो ये है, असली सवाल क्योंकि जो जो अंदर गया उसको बब्बू भाई ने या बाहर निकाला या अंदर रखा है। अंदर रखा। अब बब्बू भाई खुद अंदर चले गए, उनको कौन बाहर निकालेगा? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन यही है कहानी का ट्विस्ट जो आगे आपको दिखेगा। ये है ट्विस्ट, ये ट्विस्ट है। जब बब्बू भाई का रियल नेम बाबर है ना? बाबर इस्लाम। बाबर इस्लाम क्या जबरदस्त नाम है यार, नाम से ही प्यार हो जाए बंदे को। बाबर इस्लाम। ये स्क्रिप्ट में सिर्फ बाबर रखा गया था, तो फिर डायरेक्टर बाबर इस्लाम इसका नाम रख, बाबर इस्लाम, चलो बाबर तो इस्लाम। बब्बू किसने दिया इसको टाइटल? बब्बू भाई स्क्रिप्ट में ही था। और मजे की एक और चीज़ के प्रोडक्शन टीम को बोला गया था कि ये आप डायरेक्शन टीम को बोला गया था कि आप इसको बब्बू से हटाएं क्योंकि ये नॉन सीरियस नाम लग रहा है, इसको बाबर ही रखें। लेकिन उन्होंने कहा नहीं बब्बू इज़ द राइट नेम। और भाई किसने लगाया साथ में? नहीं वो लिखा हुआ है, बब्बू भाई सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। देखिए ना, अब यही चीज है कि सोचने को किसी ने अगर कहा कि हटाएं, हाँ, और वही चीज क्लिक करके कि वो बब्बू भाई इतना पिक कर गया अगर हो सकता है बाबर होता तो वो शायद वो इतना ना करता। तो आपको जाती तौर पे क्या फीडबैक मिला है? जाती तौर पे मतलब वही मेरे लिए तो वो लोग मुझे जानना शुरू हुए हैं जो मुझे शायद पहले नहीं जानते थे। यार मेरे से बात हो तो मतलब पब्लिक में उस तरह से मुझे एप्रिसिएशन मिल रही थी, रिकग्निशन मिल रही थी। लेकिन मुझे इससे ये वाली चीज़ एक और जो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी करते हैं उनकी तरफ से भी मुझे जब एप्रिसिएशन मिली तो उससे मुझे बड़ी खुशी हुई थी। ऑडियंस का भी फीडबैक सबका देख रहा हूँ, लोग मिर्ज़ा की हीर यकीनन देख रहे हैं, लेकिन आपके किरदार के साथ एक अलग कनेक्शन क्रिटिक्स का भी, ऑडियंस का भी, व्यूअर्स का बन गया। आई थिंक सबसे ज़्यादा फायदा आपको हुआ मिर्ज़ा की। लेकिन मुझे ये फ़ायदा 2/3 हो जाता अगर कहानी से भी उस तरह से लोग अगर मल्टीप्लाई हो जाता। बट आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर ड्रामास, स्पेशली जब आप एक्सपेरिमेंट करें कि वो ठीक है, एक्सपेरिमेंट तो कैन गो बोथ वेज। एग्जैक्टली। और अगर ये हिट और फ्लॉप का फॉर्मूला जो है अगर सबको पता होता तो आमिर खान की कितनी ही बड़ी फिल्में, कितनी ही मेहनत वाली फिल्में वो भी कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो इट्स ओके। आई थिंक इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि हम एक्सपेरिमेंट करते रहे। अगर हम वही काम करते रहे जो पहले कर रहे थे तो फिर पब्लिक उससे भी बोर हो जाएगी। तो एक्सपेरिमेंट करना तो लाजमी है। तो तकी भाई, जब ये शेर और फिर अब मिर्ज़ा की हीर, तो जो फ़ोन कॉल आती हैं, जो स्क्रिप्ट्स आते हैं, उसमें इजाफा हुआ है इंडस्ट्री की तरफ से? हाँ, लेकिन वही वाली बात है ना, उसमें तो इजाफा हो रहा है, लेकिन अब मुझे भी बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, सोच समझ के। अब आप कुछ नहीं है क्योंकि आप अब ये नहीं हो सकता कि हाँ चलो ये भी कर लेते हैं, हाँ चलो वो भी कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट मैंने जो वो उसमें मुझे एक ज़रा सा डिफरेंट रोल मिला था, वो मैंने शायद पहले नहीं किया था, तो मैंने फिर उस तरह की चीज़ उठाई। आपने डिसाइड कर लिया अगला रोल? हाँ। और लेकिन अगर कोई पिछली की हुई चीज़ और उस तरह की चीज़ें आ रही हैं तो अब ये थोड़ी सी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन इजाफा हुआ है? इजाफा थोड़ा सा हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं हो गया कि ऐसा कि हर वक्त हाँ अच्छा ये नहीं हो रहा। आप ट्रैकिंग पे जो निकल जाते हैं यार, आप घर पे बैठे तो पता चले ना पीछे से कितने फोन आ रहे हैं। आप निकल के पहाड़ों में सिग्नल नहीं आ रहे वहाँ पे, हम कैसे ढूंढे तकी भाई को यार? ये भी आप बैठे टिक के एक जगह पे, थोड़ा पता चले यार कि तकी भाई यहाँ इंतजार कर रहे हो। अब किस तरह के ज्यादा यही हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं पॉजिटिव? अब यही सारे पॉजिटिव, टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा। और वो जो एक होता है कि बाय द बुक, हाँ जो प्रॉपर वो वाला जो वाकई में जिसको HERO लिख दो, हाँ ये लो भाई ये इसके साथ ये बुरा नहीं कर सकता कुछ, वो वाली चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। इस हफ्ते तो नहीं, पिछले हफ्ते की एपिसोड में जब बहन आके कहती है बब्बू भाई को कि कुछ तो करो, तुम शादी कर लो कायनात के साथ है वो, एंड मैं कर भी लूँ, लेकिन वो जो विल है मिर्ज़ा साहब की उसको मैं नहीं छेड़ने दूंगा। वो मेरे मरते दम तक विल वही फॉलो होगी जो मिर्ज़ा साहब लिख के गए हैं। मैंने कहा यार ये बात है, ये इतना बाय द बुक आदमी है। नहीं, मुझे खुशी इस बात की है कि जिस तरह से आपने स्क्रिप्ट को समझा है आपने, तो ये सर थैंक यू वेरी मच। क्या मतलब ये? नहीं मतलब उस तरह जिस तरह से आप जिस दिल लगी के साथ इस चीज को देख रहे हैं, बब्बू भाई को जिस दिल लगी, तो मुझे इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। जेन्युइनली आपको कह रहा हूँ, बब्बू भाई इज माय फेवरेट कैरेक्टर मिर्ज़ा की हीर का। और क्रेडिट टू यू ऑफ कोर्स, सबको क्रेडिट, एहसन साहब को क्रेडिट, आपके राइटर्स सबको क्रेडिट, बट ऑब्वियसली फेस आप हैं। हाँ। और जैसे आपने कहा कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, ऑब्वियसली मैंने आपकी परफॉर्मेंस शेयर में भी देखी थी, मैं आपके काम को फॉलो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल ही रिकग्नाइज नहीं कर रहा, बट
बहुत अच्छा लगता है कि एक एक्टर आपको जब सरप्राइज करे। आपने पहले उनका काम देखा हो एंड देन सडनली यू सी देम इन अ कैरेक्टर जो आपको बिल्कुल ही change हो। एकदम से लाइक ऐसा नहीं हुआ कि बब्बू भाई को ग्रो करने में बहुत टाइम लगा। वो जैसे आपने कहा कि वो पहला सीन था, दूसरा सीन था एंड फटाफट आपका एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, तो वो आपको क्रेडिट उसका डेफिनेटली जाता है। सर और फिर नहीं, इस हवाले से तो फिर हमें स्क्रिप्ट को क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि ये एहसन तालिश का कहना था कि वो वाला जो सीन था, वो जो द सीन, जी, जी, जी। हाँ, तो वो एहसन सर कह रहे थे कि मैंने ये सीन पढ़ के स्क्रिप्ट को अप्रूव किया था कि यार इस सीन को जिस तरह से इतने बड़े इशू को और किस तरह से रिजॉल्व किया, तो और उसी सीन ने फिर वो चलें, जीशान को बहुत हाँ। क्रेडिट उन्होंने लिखा है। आपका फोकस एक्टिंग की तरफ है या क्योंकि नापा में तो आपको बहुत एक आपका अंदर से जो क्रिएटिव आर्टिस्ट है उसको उभारा जाता है, तो आपके अंदर हाँ, जो नहीं, राइटर डायरेक्टर नहीं, मेरा सिर्फ एक्टिंग की तरफ ही है। मैंने ये नोट किया है कि प्रोडक्शन की चीज़ों को लेके भी मैं बड़ा अच्छे से चीज़ों को मैनेज वगैरह कर सकता हूँ, लेकिन अभी तक मैंने उस तरह से ट्राई नहीं किया। हेल्प आउट किया था, लेकिन उस तरह से जैसे कि एक प्रॉपर तरीके से लेकिन चला, लेकिन अभी फोकस सारा एक्टिंग के ऊपर ही है। फोकस आ रहा है एक्टिंग के ऊपर है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आगे भी तकी भाई ऐसे ही काम करते रहेंगे, इंशाल्लाह, अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स प्ले करते रहेंगे और ताकि हमें दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात का मौका मिले। और जाते जाते मैं दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आई ड्रीम्स की टीम के साथ कि भाई बब्बू भाई का एक स्पिन ऑफ मेरी ख्वाहिश है कि बने और ये आपको भी कंसिडर करना चाहिए बिकॉज आई थिंक द कैरेक्टर हैज़ ट्रिमेंडस पोटेंशियल। ये मैं दिल से एक बात कर रहा हूँ। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच Sir, thank और you बहुत very much. मुबारकबाद Thank you आपको very तकी भाई ऑन डिलीवरिंग अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। ऑन दैट नोट ख्वातीन हज़रात, फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। मेरी आपसे मुलाकात इंशाल्लाह अब अगले हफ्ते होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।